साथियों, आज मैं सिविल कोर्ट में बैठा हूं और सिविल प्रैक्टिस करने वाले कॉमरेड अनिल लाय से हमारी बातचीत होगी। अनिल लाय के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अनिल लाय जी गाजीपुर से इंटरमीडिएट करने के बाद बीए करने के बाद वो सिवली कॉलेज से उन्होंने अपना लॉ ग्रेजुएट किया। उसके बाद वो सिविल कोर्ट में सिविल प्रैक्टिस में आ गए। इसके साथ 1971 में इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया। आइए हम कॉमरेड अनिल लाय से बात करते हैं। कॉमरेड अनिल लाय जी, आप ये बताएं कि आपने कम्युनिस्ट पार्टी को ही क्यों चुना? ऐसा है कि मैं जब इंटर में पढ़ता था और हाई स्कूल में, तो मेरी रुचि सामाजिक कार्यों की तरफ शुरू से रही और उस दौरान मैंने आरएसएस की भी किताबों को पढ़ा। मैं उस दौरान खास तौर से राहुल सांस्कृतिकाएँ और यशपाल वगैरह की किताबों से पढ़ा और उस पढ़ाई के दौरान मुझे यह महसूस हुआ कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अगर कहीं विश्लेषण हुआ है तो वह विश्लेषण केवल मार्क्सवाद में, और इस आधार पर मेरी ध्यान जो है मार्क्सवाद की तरफ बढ़ी। और उसी दौरान मेरा जो इंटर में वैसली में पढ़ता था और मेरे साथ इंटर में गौरी प्रताप सिंह, ब्रजेश प्रताप सिंह, जिनके भाई AISF के बड़े नेता थे, महेंद्र प्रताप सिंह, और उसी दौरान कॉमरेड अजीत सिंह, जिनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में और AISF के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनके वह पुत्र। और इनसे जब बातचीत मेरी शुरू हुई तो इस बातचीत के दौरान यह महसूस हुआ कि हम लोग AISF की तरफ चले और संगठन बनाएं और केवल मार्क्सवाद ही जो है इस समाज को बदल सकता है और आगे एक बेहतर व्यवस्था दे। आपके ज़माने में उस समय आजमगढ़ मऊ अखंड था और कम्युनिस्ट विचारधारा जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परवान चढ़ी हुई थी, उसमें बाबू झारखंडे राय, कॉमरेड तेज बहादुर सिंह, कॉमरेड जय बहादुर सिंह, इन लोगों के साथ आप लोग किन किन मूवमेंट में हिस्सेदारी की? ऐसा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आने के बाद सबसे पहले तो वियतनाम का जो संघर्ष था वह उस समय विक्रमा राय कम्युनिस्ट पार्टी आजमगढ़ में थे और उनकी देखरेख में हम लोगों ने वियतनाम के विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन चलाया और आजमगढ़ में एक दिन सारे स्कूल बंद किए गए थे हम लोगों की पहल पे। और मैं समझता हूँ कि वह जुलूस कुछ नहीं रहा होगा तो 4-5 हज़ार छात्रों का जुलूस वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद मैं चला गया गाजीपुर में 2.5 साल रहा और वहाँ मेरा PN सिंह और तमाम लोगों से जो मार्क्सवाद के बारे में बेहतर जानकारी रखते थे उनसे रहा और सरजू पांडे से रहा। उनके आंदोलन में मैं हिस्सेदारी करता रहा और उसी समय इमरजेंसी का भी मामला आया तो संपूर्ण क्रांति का हम लोगों ने डट के विरोध। और यह हम लोग को उसी समय लगा कि अगर RSS बढ़ेगी तो इस देश में फासिज्म आएगा। तो उस फासिज्म के खिलाफ उस दौर से ही हम लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं और आज वह बात स्पष्ट रूप से साबित हो गई कि RSS और भाजपा जब सत्ता में आ गई है तो किस तरह से क्रूरता कर रही है किसानों के संबंध में, मजदूरों के संबंध में और छात्रों और नौजवानों के संबंध में, पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दी। तो यह बात साबित हुई है कि फासिज्म का जो खतरा हम लोग महसूस कर रहे थे झारखंडे राय और सरजू पांडे के नेतृत्व में, वह बात आज सही साबित हुई। कॉमरेड, अभी आपने जनता पार्टी का नाम लिया। 1977 के बाद जनता पार्टी बनी और उसमें मधुली में जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य लोग
ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनसंघ का इसमें समावेश हो, और जयप्रकाश नारायण के दबाव में ये इन लोगों को मानना पड़ा। इन लोगों ने उस समय मधुली में और जॉर्ज, इन लोगों ने पार्टी छोड़ दी। तो क्या आप इसको मानते हैं कि ये जयप्रकाश की बहुत बड़ी भूल थी, राजनीतिक भूल थी? नहीं, जयप्रकाश की भूल नहीं थी। अगर जयप्रकाश के बारे में हम बात करें, जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो आपको 1942 में जाना पड़ेगा, देवली कैंप की तरफ। और देवली कैंप में मार्क्सवाद का क्लास एक तरफ चलाते थे जयप्रकाश नारायण और दूसरी तरफ चलाते थे राहुल सांस्कृतिक। और उस दौर में देखना पड़ेगा तो हम देखेंगे कि यह लोग अमेरिका से जो मार्क्सवाद पढ़ के आए थे, उस मार्क्सवाद की ही पढ़ाई कर रहे थे, उस मार्क्सवाद से ही जुड़े थे। आप मार्क्सवादी एक बहुत बड़े नेता हुए हैं और विचारक भी हुए हैं। अब यह क्या नाम है, कौन मल्होत्रा थे, अशोक हैं, उनकी किताब लोग तांत्रिक समाजवाद पढ़ेंगे तो उस पूरी किताब में आपको केवल एक चीज मिलेगा, अशोक मेहता उनका नाम। उस पूरी किताब में कहीं भी मार्क्सवाद का जिक्र नहीं, कहीं वर्ग का जिक्र नहीं, केवल लोकतांत्रिक समाजवाद में मार्क्सवाद की आलोचनाएं कि मार्क्सवाद आएगा तो तानाशाही आएगी और सारी चीजें आएंगी। तो जाहिर बात है कि उनकी दिशा शुरू से भटकाव की रही और देश को भटकाव की तरफ ही ले गए, क्योंकि वह गांधीवाद से भी कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण, और उनका स्वतंत्रता संग्राम में एक महती भूमिका भी रही है। तो इस रूप में उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी और उस सामाजिक प्रतिष्ठा का आरएसएस ने बड़ी चालाकी से दोहन किया और इस मामले में मधुलिया में जैसा व्यक्ति जो निश्चित रूप से एक महान नेता थे और उस मधु दंडोते जैसे व्यक्ति, यह सारे लोग उसमें फंसे उनके जाल में, और संपूर्ण क्रांति का जो स्वरूप सामने आया भारत की राजनीति में, वहीं से राजनीतिक अराजकता का दौर शुरू हुआ और उस राजनीतिक अराजकता के दौर में आरएसएस लगातार आगे बढ़ी। उसके पहले आरएसएस केवल कुछ बनियों की दुकान तक सीमित थी, कुछ कठमुल्लाओं तक सीमित थी, लेकिन उसका विस्तार जो शुरू हुआ वह जयप्रकाश नारायण की छत्र छाया में आने के बाद और उससे जुड़ने के साथ। आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि ये जयप्रकाश नारायण जी की भूल थी? मैं भूल क्यों कहूँ, जयप्रकाश नारायण जी उस धारा से ही जुड़े हुए थे, इसलिए मैं भूल नहीं कहूँगा। उनका मेन विरोध मार्क्सवाद से। वर्तमान में पिछले 6 सालों में जो सरकार है, 6 सालों में सरकार ने बहुत सारे कानून पास किए, नागरिकता विधेयक संशोधन कानून, उसके बाद जो है नोटबंदी, जीएसटी, इन सारी चीज़ों को पास किया। और इस समय किसान, आखिरी हथियार जो किसान है, जो किसान कृषि इस देश की समृद्ध परंपरा है और इस परंपरा से ही इस देश की जीडीपी भी बची। उस कृषि को भी अब कारपोरेट के हाथ में देने के लिए 3 नए काले कानून लाए गए हैं। इसके ऊपर आपके क्या विचार है? मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि, केवल इसके लिए यह कह देना कि भाजपा दोषी है, मैं ऐसा नहीं, इसलिए कि नरसिम्हा राव की सरकार जब आई, उस समय वित्त मंत्री के रूप में एक विश्व बैंक से जुड़े हुए अधिकारी वित्त मंत्री बने मनमोहन सिंह, और वह दौर ऐसा था कि सोवियत संघ समाप्त, समाजवादी
जो व्यवस्था थी वह समाप्त हो चुकी थी, और उस व्यवस्था, जब तक वह व्यवस्था थी, पूंजीवाद को एक मुखौटा मानवता का लगाना था। वह उसके पैरेलल अपने यहाँ मानवाधिकार और तमाम चीज़ों को लेकर खड़ा होती थी और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लेकर खड़ा होती थी। लेकिन समाजवाद के समाप्त होने के बाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मानवतावाद की अवधारणा को उतार के उसने फेंक दिया। वह मुखौटा रह नहीं गया, और जब वह मुखौटा फेंक दिया तो एक नया दौर शुरू हुआ, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो यह दौर जब शुरू हुआ तो उस दौर में भारतीय कृषि भी उरुग्वे वार्ता और डंकल प्रस्ताव के तहत उन्हीं सरकारों ने अनुबंधन किया कि धीरे धीरे सब्सिडी समाप्त कर दें किसानों। और जब एक बार उन्होंने अनुबंध कर लिया तो यह मामला आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार बनी, तो इस सरकार ने उस नीति को चलाना तो चाहा। पार्लियामेंट के अंदर भी कांग्रेस की वही भूमिका थी जो आज भूमिका भाजपा अदा कर। फर्क यह था कि वह बहुत दूर तक विरोध को लेके नहीं जा सकती, वह जनता के विरोध से डरती भी थी, और उस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी, चाहे सही रहे हो या गलत रहे हुए, लगाए गए। तो वह एक कमजोर सरकार के रूप में अपने को प्रस्तुत की और अपनी उस नीतियों की तरफ नहीं बढ़ पाई। लेकिन उसी नीतियों को लेके भाजपा का जो फासिस्ट चेहरा है उसको लेके उसने सारे खतरों को नजरअंदाज करते हुए जनता की आकांक्षाओं को कुचलते हुए आगे बढ़े और उस कानून को लागू करने का प्रयास किया जिससे किसानों की कमर टूटनी, खेती को टूटना। एक मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक खाका भी तैयार किया, जिस खाका के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लोगों को बाहर निकालना है, उनको शहर में मजदूर के रूप में भेजना है, और गांव में भी जो रहे उनकी हैसियत मजदूर की हो और गांव की आबादी घटानी। यह प्रोग्राम लंबे समय तक चलाई उसने, उसी डंकल प्रस्ताव और उरुग्वे वार्ता के तहत। और आज के डेट में अमेरिका में केवल 3% किसान रह गए और वह कारपोरेटेड किसान। तो जब उसी तरह भारत में भी एक नए किसान को पैदा करने का प्रयास हो रहा है जो जमींदार की जगह कारपोरेट किसान हो। यह कार्रवाई चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है। उसी कार्रवाई के तहत यहाँ भी पहले 17%, 18% रखना था, अब उसको किसी तरह लोगों ने समझौते में 27 से 28% रखने की बात किया है ग्रामीण आबादी को। तो उस घटाने के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तेज़ी से की जा रही हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाजपा दोषी है, लेकिन केवल भाजपा के कंधे पर दोष दे के हम इस पूरे समस्या को नहीं समझ सकते हैं। यह कांग्रेस और भाजपा द्वारा गढ़ी हुई चीज़ें हैं जो आज भाजपा के माध्यम से हम और देश भुगत रहा है। वर्तमान में तो इस समय भाजपा के खिलाफ ही पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, और किसान आंदोलन में जो किसान नेता हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं, या तो ये तीनों कानून को वापस हो तभी हम यहाँ से हटेंगे। हम यहाँ जीने और मरने की लड़ाई लड़ने आए हैं। अगर हमें गोली भी खानी पड़े तो हम सीने पे गोली खाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पीछे हम गोली नहीं खाएंगे। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। इस पे आपकी क्या राय? देखिए, जहाँ तक इन 3 कानूनों का और कांग्रेस बीजेपी के विरोध का, जाहिर बात है कि आज सत्ता में बीजेपी है और हमको जो भी लड़ाई लड़नी है या किसान को जो भी लड़ाई लड़नी है वो सत्ता से लड़नी है। जाहिर बात है कि और यह जो सत्ता है यह ज़्यादा ब्रूटल सत्ता है, यह फासिस्ट सत्ता है। तो जाहिर बात है कि इसके खिलाफ एक बृहद मोर्चा को लड़ना पड़ेगा, विभिन्न वर्गों के एक मोर्चे को लड़ना पड़ेगा। तो वो किसान लड़ रहा है और
सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसान का यह आंदोलन दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक आंदोलन है और भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और वर्गीय चेतना से जुड़ा हुआ आंदोलन। इसकी यह सबसे बड़ी खूबी है और इसका नेतृत्व जो है बहुत ही कुशल सक्षम नेतृत्व है और सारी बातों को यह पहचान रहा है और वर्गीय चेतना से जुड़ा हुआ है। पहली चीज एक चीज मैं आपका ध्यान दिलाना और चाहूँगा, जो तीनों एक्ट आए उसमें जो व्यापार से संबंधित मंडी से संबंधित एक्ट है उसके प्रस्तावना को पढ़िए। उस एक्ट उस प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रदान करनी है। किसको? फार्मर को भी और ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स की फिर आगे परिभाषा दी गई जिसमें कॉर्पोरेट और तमाम लोग शामिल हैं। तो जाहिर बात है कि अगर उनको प्राकृतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तो एक ही घाट पे शेर और बकरी की स्वतंत्रता संभव नहीं। अगर शेर और बकरी दोनों को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तो निश्चित रूप से बकरी को मरना। तो यह बड़े घराने हैं, इनकी स्वतंत्रता किसान की मौत के रूप में ही सामने आना है। तो जो यह किसान कह रहे हैं कि यह कानून में हम संशोधन नहीं चाहते, यह कानून का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, यह ढांचा ही हमारी हत्या कर रहा है। जाहिर बात है कि जब एक ढांचा बना हुआ है उस ढांचे में कुछ पेमैंट लगा देने से किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी। यह तो उसकी उद्देशिका ही जब आप पढ़ेंगे तभी क्लियर हो जा रहा है कि कानून किसानों के संरक्षण के लिए नहीं है। इसके पहले भी स्वतंत्रता से किसान अपना सामान व्यापारियों को बेचते थे। यह कानून व्यापारियों को किसानों की हत्या करने या उनको लूटने का कानून। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से भारत का किसान आज सबसे चेतन वर्ग बना हुआ है। आज देश को एक नया नेतृत्व दे रहा है और इस आंदोलन से देश को और इस स्वतंत्रता को, और खासतौर से जो भगत सिंह कह रहे थे कि काले अंग्रेजों से भारत को मुक्ति की आवश्यकता है, लोगों की आज़ादी चाहिए, तो आज किसान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इस देश की आज़ादी की और आर्थिक और राजनीतिक जो आज़ादी मिलनी चाहिए उसकी लड़ाई लड़ रहा है। तो किसान हर तरह से मुबारक का पात्र है और यह सरकार, इस सरकार को हारना चाहिए। दोस्तों, अभी हम कॉमरेड अनिल राय से बात कर रहे थे। उन्होंने किसानों की इस संघर्ष को उन्होंने बताया ये देश की आज़ादी की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है। और हम अपने द तर्कस चैनल से ये अपील करते हैं कि ये सिर्फ किसानों की ही लड़ाई नहीं है, ये आम बुनकरों की लड़ाई है, ये आम मजदूरों की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है। आइए आप इस लड़ाई में अपना सहयोग करिए, अपना समर्थन दीजिए, ताकि हमारे आपके बच्चे जो आने वाले भविष्य हैं, अगर वो सवाल करें कि जब फिर से देश गुलाम हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तब आप उनको जवाब दे सकते हैं कि बेटे हम उस समय इस जहां में इस फासिस्ट सरकार से लड़ रहे थे तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। सुनील दत्ता, वरिष्ठ पत्रकार, द तर्कस।